नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी, लड़कियों की सबसे चौचक वेबसाइट जिसमें बिंदास, बेखौफ और विश्वास से भरे अंदाज में आपको वो ज़रूरी कहानियाँ बताई जाती हैं जो औरतों से जुड़ी हैं या जो औरतों को जाननी चाहिए। ये हमारी सहयोगी है, ऐसे सहयोगी कहते कितना न्यूज़ रूम वाला फील आता है ना। ये मेरी कलीग है, इनका नाम लालिमा है। लालिमा ने ये स्टोरी है मैडम भीकाजी कामा के बारे में। और आपको लगेगा कि मैं जीके का जो एक सवाल है उसके बारे में कुछ बोरिंग ढंग से बताऊंगा, आप निराश होने वाले अगर ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि भीकाजी कामा बड़ी ज़बरदस्त तबीयत की मालकिन थी। और लालिमा की स्टोरी जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि इसमें कुछ ऐसे किस्से हैं जो ऑर्डिनरी के रीडर्स को और व्यूअर्स को जानने चाहिए। जैसे भीकाजी कामा वो पहली हिंदुस्तानी थी, आदमी औरत सबको जोड़ लीजिए, जिन्होंने विदेश में भारत का झंडा फहराया। भीकाजी कामा की जब शादी हुई तो उनका पति से इस बात को लेकर झगड़ा हुआ कि पति जो वकील साहब थे वो कहते थे कि अंग्रेज़ भारत के लिए बहुत अच्छे हैं, और भीकाजी कहती थी नहीं, हमारा देश आज़ाद होना चाहिए। और इस बात पे दोनों अलग हो गए और ये झगड़ा इतना बढ़ा अलग होने के बावजूद कि जब भीकाजी की मौत हुई तो उनके अंतिम संस्कार में उनके पति नहीं आए। भीकाजी एक ऐसी औरत हैं जो हिंदुस्तान के प्रति प्यार से इतना लबालब भरी हुई थी कि 32-33 साल वो अपने देश से दूर रहीं। क्यों दूर रहीं? क्योंकि अंग्रेज़ उनसे कहते थे अच्छा इंडिया वापस जाना चाहती हो पर तुमको एक पिंकी प्रॉमिस करना पड़ेगा, वो भी लिख के, कि तुम वहाँ पे जाके किसी भी किस्म की बरतानिया सरकार के ख़िलाफ़ कार्रवाई में शामिल नहीं होगी। और मैडम जबर थी, जोश से भरी हुई थी, बोली ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर वो कभी लंदन में रह के, कभी पेरिस में रह के हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम करती रही। ये स्टोरी है, अगर आप स्टोरी पढ़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट है ordinary.in, उसमें ये स्टोरी है। भीकाजी कामा की एक तस्वीर है जो है ट्विटर पे नज़र आई। एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है इजिप्ट, जिसे हम हिंदी के लोग मिस्र कहते हैं, और उसकी राजधानी कैरो, जिसको हम लोग काहिरा लिखते हैं, वहाँ पे एक अधिवेशन हो रहा था जिसमें भीकाजी कामा बोलने के लिए पहुँची। उन दिनों वो लंदन में रहा करती थी, इंडिया हाउस से जुड़ी हुई थी। इंडिया हाउस की हिस्ट्री भी आपको जाननी चाहिए। बहुत ही सरल लहजे में कहूँ तो जो ब्रिटेन में हिंदुस्तानी रहते थे उनका ये कैफ़े था, लाइब्रेरी थी, अड्डा था जहाँ पे वो मिलते थे और भारत में तब्दीलियाँ कैसे आए इसको लेकर बात करते थे। और इसको चलाते कौन थे? इसको श्याम जी कृष्ण वर्मा चलाते थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में नरेंद्र मोदी भी काफ़ी बात करते रहते हैं, उनके अवशेषों को वापस लाए वगैरह वगैरह। पर अभी हम लोग भीकाजी कामा के बारे में बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं इजिप्ट में उनके एक धांसू से अधिवेशन की। उसमें वो बोल रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए आप सब लोग आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ पर केवल पुरुषों को देख रही हूँ। आप ये डायलॉग दिखाएंगे क्या प्रज्ञा जी? मैं यहाँ केवल पुरुषों को देख रही हूँ जो कि आधे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। माताएं कहाँ हैं? बहनें कहाँ हैं? आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हाथ पालना झुलाते हैं वो व्यक्ति को बनाते भी हैं। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के हर उस चौराहे पर जहाँ से गुजरते वक्त लड़कियों को थोड़ा बहुत डर लगता है, ये पंक्तियाँ लिख दी जाएं ताकि सब लड़कियाँ इससे हिम्मत पाएँ और सब लड़के ये समझ पाएँ कि जो हाथ झूलना पालना बनाते हैं वो व्यक्ति को भी बनाते हैं। ये बात उन्होंने कही थी 1910 में। मैं 1906 बोल गया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी तब। एक और उन्होंने कमाल का काम किया था, स्टटगार्ट जर्मनी में एक शहर है, वहाँ पे 1907 में एक सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे भी मैडम बोलने गई थी। तो उन्होंने भाषण दिया और फिर कहा कि अब मैं आपको भारत का झंडा दिखाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसके सम्मान में खड़े हो जाएँ। तो आप कहेंगे भारत का झंडा तो तिरंगा है, और भीकाजी ने जो झंडा दिखाया था वो भी तिरंगा था, पर वो ऐसा तिरंगा नहीं था। तिरंगा मतलब 3 रंग। 3 रंग क्या क्या थे उस झंडे के? उस झंडे में 3 रंग जो थे, ये दिखाइए जरा, झंडा दिखाइए, कितना अच्छी तस्वीर है। ये देखिए, ये झंडा है, इसमें 3 रंग दिख रहे हैं आपको। बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ है, ऊपर फूल पत्ती बना हुआ है, सूरज है। ये झंडा आज़ाद भारत का झंडा है। मैं सभी सज्जनों से अनुरोध करती हूँ कि खड़े होकर झंडे को सैल्यूट करें। और मैं सैल्यूट करता हूँ भीकाजी कामा को, जिनका 24 सितंबर को जन्मदिन होता है, जो जब मुंबई में थी तो प्लेग वालों के लिए काम करती थी। 1896 का साल था। हाँ। 1896 में उन्होंने काम किया प्लेग की महामारी। पहले अकाल फैला, फिर प्लेग फैला, और इतनी सेवा की कि उनको खुद प्लेग हो गया, पर थैंकफुली वो ठीक हो गई। मैंने आपसे कहा था कि वो 32-33 साल देश से बाहर रहीं। वो वापस आई 1935 में। 1935 में वो वापस आई जब वो बहुत बीमार हो गई और किसी भी किस्म के एक्टिविज़म में शामिल नहीं रह सकती थी। और यहीं पे उनका एक मुंबई के अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। हमारे देश के इतिहास में, आज़ादी के इतिहास में बहुत सारे आदमी औरत हैं जिनको हम साल में एक बार रस्मी तौर पे याद कर लेते हैं, या जिनके नाम हमें बस इफ़ेक्ट की तरह याद रह जाते हैं, जबकि उनकी ज़िंदगियाँ बेहद दिलचस्प थीं
और हमें उनके बारे में पूरी कर जानना चाहिए, पर आप तो बहुत सारी चीज़ों में बिजी रहते हैं और इसीलिए आपने ऑर्डिनरी से दोस्ती की, ताकि ऑर्डिनरी हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और स्पोर्ट्स की, सिनेमा की, अलग अलग फील्ड्स की जो जाबड़ औरतें हुई हैं, जिनको ऑर्डिनरी हम कहते हैं क्योंकि उन्होंने धारा के खिलाफ चलने का संकल्प दिखाया, उनकी कहानी हम आपको बताते हैं। अगर आपको ऑर्डिनरी का ये वीडियो पसंद आया, ज़रूरी लगा, तो उसको चाची, मामी, ताई, जितने भी ग्रुप हैं, किटी वाले ग्रुप हैं, स्कूल के, कॉलेज के ग्रुप हैं, दफ्तर के ग्रुप हैं, उनमें शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए और ये ज़रूर बताइएगा कि आप वो कौन सी आज़ाद तबीयत औरत है जिसकी कहानी ऑर्डिनरी आपको सुनाए। अगर आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन, घंटी का निशान, उसको हौले से छू दें, ताकि जब भी इस तरह की किसी महान महिला का वीडियो अपलोड हो या औरतों से जुड़ी दूसरी ज़रूरी खबरें अपलोड हो, आपको फ़ौरन से खबर हो जाए। अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के पेज को लाइक करना ना भूलें और सी फर्स्ट का ऑप्शन ज़रूर क्लिक करें, ताकि ऑर्डिनरी की कोई भी खबर, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया।